नमस्कार दोस्तों, पीजी फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पिछले टॉपिक की बात कर रहा था, तो अपन लघु बीजाणु जनन पढ़ रहे थे। लघु बीजाणु जनन में बाद में अपन ने पढ़ा लघु बीजाणु चतुष्क पढ़ा था। ठीक है, लघु बीजाणु चतुष्क के बाद में अपन ने बताया था कि लघु बीजाणु चतुष्क कैलोज भित्ति से बंध के द्वारा बंधे होते हैं। उसके बाद में बताया था कि टेपिटम कोशिकाओं द्वारा कैलोज वीकर या कैलोज एंजाइम स्त्रवित किया जाता है, तो कैलोज भित्ति को क्या कर देता है, गला देता है, जिससे लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र या मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद परागकणों का निर्माण होता है। मैंने बताया भी था कि ड्रोसेरा एवं टाइफा में परागकण लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में पाई जाती हैं, जिससे संयुक्त परागकण का निर्माण होता है। और मैंने बताया था कि आंख एवं आर्किड के पादपों में परागकण क्या करती हैं, दो परागकण एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे परागपिंड या पोलिनिया कहते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि लघु बीजाणु जो चतुष्क होता है, उसमें यदि 4 से अधिक परागकण पाए जाते हैं तो उसे बहु बीजाणुता कहते हैं। वैसे इसके साथ यहाँ यदि अपन टॉपिक लें तो ये एक ये है वैसे लघु जो अपन कहेंगे परागकोश स्फुटन। परागकोश स्फुटन, ठीक है। स्फुटन का नामांकित चित्र है ये, कि जैसे अपन लें तो ये परागकोश स्फुटन का नामांकित चित्र है, ठीक है। परागकोश स्फुटन का, ठीक है भाई। अपन से पूछ लिया जाता है कि परागकोश स्फुटन क्या है, इसका नामांकित चित्र दीजिए। तो परागकोश स्फुटन क्या होता है कि परिपक्व परागकोश, ठीक है, परिपक्व परागकोश की भित्ति का स्फुटित होना, ठीक है, फटना क्या कहलाता है, वैसे परागकोश स्फुटन कहलाता है, जिसके कारण परागकण क्या हो जाती हैं, वैसे स्वतंत्र या मुक्त हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका नामांकित चित्र है। इसमें क्या होता है, ज्यादातर ओस्ट कोशिकाओं की क्रियाविधि होती है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, जिस एंडोथीसियम, ठीक है, जिन ओस्ट कोशिकाओं के वो चारों ओर जिन ओस्ट कोशिकाओं के चारों ओर एंडोथीसियम नहीं पाई जाती है, तो वहां से खिंचाव उत्पन्न होता है। क्योंकि मैंने बताया था कि क्या एंडोथीसियम में क्या होता है, कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही प्रवृत्ति की होती हैं, तो शुष्क परिस्थितियों में इनमें क्या उत्पन्न होता है, वैसे खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण यहाँ से क्या हो जाता है, वैसे परागकोश स्फुटित हो जाते हैं। तो ये अपन को नामांकित चित्र याद रखना है, ज्यादातर परिभाषा और नामांकित चित्र पर ही बात करेगा यहाँ, ठीक है भाई। नेक्स्ट जैसे अपन आगे की बात करेंगे तो यहाँ अपन बता रहे थे वैसे नर युग्मकोद्भिद, ठीक है, मतलब परागकण, परागकण की बात कर रहे थे वैसे। परागकण लास्ट में बता गया था कि लघु बीजाणु चतुष्क जैसे ही में कैलोज भित्ति का विघटन होता है, तो लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ अपन परागकणों की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या होता है, देखो परागकण क्या होते हैं, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। नर युग्मकोद्भिद, ठीक है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। की क्या है वैसे, प्रथम कोशिका, प्रथम कोशिका है। नर युग्मकोद्भिद की क्या है वैसे, प्रथम कोशिका है भाई। अब नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, और यदि अपन लें तो देखो, जब परागकोश से परागकण क्या होते हैं वैसे बाहर निकलते हैं, तो वहां दो कोशिकीय अवस्था में होता है ये। कितनी कोशिकीय अवस्था में होता है वैसे, दो कोशिकीय अवस्था में होता है, ठीक है, दो कोशिकीय अवस्था में होता है ये, ठीक है। वैसे परागकण क्या होते हैं, एक कोशिकीय, दो कोशिकीय एवं तीन कोशिकीय अवस्था दर्शाते हैं। एक कोशिकीय जब होते हैं, जब ये परागकोश के अंदर होते हैं, ठीक है, और परागकोश से बाहर निकलने से पूर्व ये दो कोशिकीय अवस्था ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि यहाँ दो कोशिकाओं में एक तो बनती है कायिक कोशिका, ठीक है, और एक क्या बन जाती है वैसे, जनन कोशिका बन जाती है, ठीक है भाई। तो मैंने कहा कि परागकण क्या होती हैं वैसे, दो कोशिकीय अवस्था भी बनाती हैं, क्योंकि जब दो कोशिकीय अवस्था बनती है तो एक कायिक कोशिका बनेगी, दूसरी क्या बन जाएगी, जनन कोशिका बनेगी। जब एक कोशिकीय अवस्था होती है तो इसका केंद्रक बिना समसूत्री विभाजन रहता है, मतलब अपरिपक्व परागकोश में होता है। जैसे ही परिपक्व परागकोश हो जाता है तो स्फुटित होने से पूर्व, ठीक है, परागकण कौन सी अवस्था ग्रहण कर लेते हैं वैसे, दो कोशिकीय अवस्था ग्रहण कर लेती है, ठीक है। इसके बाद जैसे अपन लें तो परागकण क्या होते हैं वैसे, प्रत्येक परागकण, ठीक है, में एक दो परत पाई जाती हैं वैसे, क्या पाई जाती हैं, दो परत पाई जाती हैं, ठीक है। एक तो होती है बाह्य चोल, ठीक है, एक तो क्या होती है वैसे, बाह्य चोल होती है, और एक क्या होती है वैसे, अंतः चोल होती है,
अंतः चोल होती है। ठीक है भाई, बाह्य चोल क्या कहलाती है? एक्साइन कहलाती है। ठीक है, और अंतः चोल क्या कहलाती है? वैसे इंटाइन कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? इंटाइन कहलाती है। इसके साथ मैंने बताया था कि प्रत्येक परागकण होते हैं वो आकार में क्या होते हैं वैसे, जिनका व्यास होता है, ठीक है, इनका क्या होता है वैसे व्यास, ठीक है, वो कितना होता है 25 से, ठीक है, 25 से 50 माइक्रोमीटर, ठीक है, व्यास का होते हैं। ठीक है, परागकणों का जो आकार होता है वो 25 से, ठीक है, 50 माइक्रोमीटर व्यास के होती हैं। और ये कैसे होते हैं मैंने बताया कि गोलाकार, गोलाकार, या कौन सी शेप में होते हैं? अंडाकार शेप में होते हैं, अंडाकार। ठीक है भाई, ये सीधी सी बात यह है, देखो परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। ठीक है, ये दो कोशिकीय अवस्थाओं के रूप में पाया जाता है। वैसे दो कोशिकीय अवस्थाओं में पाया जाएगा तो इसमें काय कोशिका और जनन कोशिका होती है। जब ये परागकोश से बाहर निकलता है, ठीक है, तो लघु बीजाणु चतुष्क से अलग होता है, उससे पहले ही इसकी दो कोशिकीय अवस्था आ जाती है। ठीक है, इसमें बाहर की ओर तो अपन कहेंगे दो परतें बनती है, जिसमें बाहर की ओर बाह्य चोल होती है और अंदर की ओर क्या होती है वैसे अंतःचोल। बाह्य चोल को एक्साइन और अंतःचोल को कहेंगे वैसे एक्साइन इंटाइन कहेंगे। इनका व्यास क्या कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास का होता है और ये गोलाकार या अंडाकार संरचना बनाते हैं। ठीक है, परागकण को नर युग्मकोद्भिद कब कहेंगे? ठीक है, जब यहां से क्या होते हैं वैसे परागकण क्या हो जाती हैं? अंकुरण को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, परागकण क्या हो जाती हैं वैसे? अंकुरण उत्पन्न कर देती हैं, मतलब पराग नलिका बना देती हैं। कौन सी नलिका बना देती हैं वैसे? पराग नलिका बना देती हैं। ठीक है, पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, पराग नलिका का क्या हो जाता है वैसे? निर्माण। ठीक है, तब ये क्या कहलाती है वैसे? तब ये क्या कहलाती हैं वैसे? नर युग्मकोद्भिद कहलाती हैं, नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, तब क्या कहलाती हैं? ये नर युग्मकोद्भिद कहलाती हैं। ठीक है भाई, तो मैंने कहा जब परागकण क्या करती हैं वैसे? पराग नलिका का निर्माण कर लेती हैं तो क्या कहलाएंगे वैसे? नर युग्मकोद्भिद कहलाती हैं। तो अपन कहेंगे कि अंकुरित परागकण, कौन से? अंकुरित परागकण क्या कहलाती हैं? नर युग्मकोद्भिद कहलाती हैं। जबकि परागकण क्या कहलाता है वैसे? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहलाता है। फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करें अपन, देखो संरचना की यदि बात करें, ठीक है, संरचना की यदि बात करें हैं तो मैंने बताया भी था इसके दो स्तर होते हैं। ठीक है, कितने स्तर होते हैं वैसे? दो स्तर होते हैं। ठीक है, दो स्तर कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था? बाहर की ओर बाह्य चोल, अंदर की ओर क्या होता है वैसे? अंतःचोल होता है। ठीक है, तो दो स्तर होते हैं यहाँ, देखो ये अंदर की ओर है। ठीक है भाई, ये क्या होता है वैसे? अंदर की ओर है। अभी बना देता हूँ, देखें, ये देखो, ये देखो, ये क्या होता है? एक परिपक्व परागकोश होता है, सॉरी परिपक्व परागकण होता है। ठीक है, परागकण, ठीक है, परिपक्व
परिपक्व परागकण होता है। ठीक है भाई, ये क्या होता है, परिपक्व परागकण होता है। ठीक है, ये तो क्या होता है इसमें, ये इसकी क्या होती है, भाइयां चोल होती है। ये क्या होती है वैसे, इसकी भाइयां चोल होती है। ठीक है, भाइयां चोल होती है, जिसे मैंने बताया भी था क्या कहते हैं वैसे, एक्साइन कह देते हैं। ठीक है, ये क्या होती है वैसे, इस किससे बनी होती है, ये स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, पोलेनिन। ठीक है भाई, किससे बनी होती है, ये स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। और ये क्या होती है वैसे, इसकी अंतःचोल होती है। ठीक है, क्या होती है, अंतःचोल होती है, अंतःचोल होती है। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे अपन, इंटाइन कहते हैं। क्या कह देते हैं, इंटाइन कहेंगे भाई। ठीक है भाई, क्या कहेंगे, इंटाइन कहेंगे। और ये किससे बनी होती है वैसे, पैक्टिन एवं सेलुलोज। ठीक है, पैक्टिन एवं किससे बनती है वैसे, सेलुलोज से बनती है, पैक्टिन एवं सेलुलोज से बनती है भाई। क्या अधिकांशतः यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि भाइयाचोल किस पदार्थ से बनी होती है और अंतःचोल किस पदार्थ से बनी होती है, यही पूछा जाता है। ठीक है भाई, ये क्या होते हैं वैसे, ये होती है इसकी रिक्तिका। ठीक है, रिक्तिका या इसी को कहेंगे वैसे खाद्यधानी होती है, रिक्तिका होती है। ये क्या होती है, इसकी कायिक कोशिका होती है। क्या होती है वैसे, कायिक कोशिका होती है। ठीक है भाई, और इसमें कायिक कोशिका का क्या होता है वैसे, केंद्रक होता है। ये क्या होती है वैसे, जनन कोशिका होती है। ठीक है, जनन कोशिका, और जनन कोशिका का इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। ये क्या होते हैं वैसे, जनन छिद्र, जन्म पोर होते हैं वैसे, जनन छिद्र। ठीक है, जनन छिद्र होते हैं। वैसे मैंने 3 बनाए हैं, हो सकते हैं एक हो। ठीक है, हो सकते हैं 3 हो, क्योंकि एक बीजपत्री पादपों में एक होता है। ठीक है, और द्विबीजपत्री पादपों में क्या होती है वैसे, 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। तो ये परागकण की संरचना है। मैंने बताया भी था आपको कि प्रत्येक परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ठीक है, और मैंने बताया कि अंकुरित जो परागकण होते हैं वो नर युग्मकोद्भिद कहलाते हैं। परागकण का आकार 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। ये गोलाकार या अंडाकार संरचना के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, इसमें 2 परत बनती है इसकी, मतलब एक तो 2 स्तर बनते हैं। एक तो बाहर की ओर क्या होता है वैसे, बाह्यचोल होता है, और अंदर की ओर क्या होता है, अंतःचोल होता है। बाह्यचोल एक्साइन कहलाती है, अंतःचोल क्या कहलाती है, इंटाइन कहलाती है। ठीक है भाई, अब यदि अपन इनकी अलग अलग से बात करें तो मैं आगे पेज में बताता हूं, देखें। देखो भाई, अपन किसकी बात करेंगे वैसे, भाइयाचोल की बात कर रहे हैं यहाँ। क्या किसकी बात कर रहे हैं वैसे, भाइयाचोल। ठीक है, किसकी बात करेंगे वैसे, भाइयाचोल की बात करेंगे। भाइयाचोल क्या होता है, मैंने बताया था एक्साइन होता है। ठीक है, क्या होता है वैसे, एक्साइन होता है। तो भाइयाचोल क्या होता है, देखो कांटेदार। ठीक है, कांटेदार। ठीक है, धारीदार, धारीदार, जालिकावत। ठीक है, जालिकावत। ठीक है, कांटेदार, धारीदार, जालिकावत, जनन छिद्र, जनन छिद्र युक्त संरचना है। ठीक है, बाह्यचोल क्या होती है वैसे, कांटेदार, धारीदार, मतलब जनन छिद्र युक्त संरचना होती है। ये क्या होती है, असतत संरचना है। ठीक है, जनन छिद्र युक्त असतत संरचना होती है। जनन छिद्र युक्त एवं कौन सी संरचना होती है वैसे, असतत संरचना होती है। ठीक है, असतत संरचनाएं। ठीक है भाई, जो किससे बनी होती है, असतत संरचनाएं भाई, जो किससे बनी होती है, जो स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, से बनी होती है, से बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। और स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन क्या होता है भाई, एक प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, एक प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, एक क्या है वैसे, प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है, प्रतिरोधक। ठीक है, प्रतिरोधक क्या है वैसे, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ है। ठीक है, जिस पर जैविक एवं भौतिक अपघटनों
का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, का कोई भी प्रभाव, ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है भाई। और का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है भाई। मैंने बताया कि स्पोरोपोलिन होता है, स्पोरोपोलिन, ठीक है, पोलेनिन, ठीक है, क्या होता है, कैरोटीनोइड का, कैरोटीनोइड, ठीक है, का ऑक्सीकारक बहुलक है, का ऑक्सीकारक बहुलक है, ठीक है, का क्या है वैसे, ऑक्सीकारक बहुलक है, जिस पर उच्च ताप, ठीक है, उच्च ताप, सुदृढ़ अम्ल, सुदृढ़ अम्ल एवं क्षारकों का, एवं क्षारकों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है भाई। ये किसकी बात हो रही है, यहाँ स्पोरोपोलिन की बात हो रही है कि अब तक ज्ञात, ठीक है, अब तक ज्ञात कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है, ऐसा एंजाइम नहीं है, ठीक है, जो नहीं है, नहीं है, जो स्पोरोपोलेनिन, पोलेनिन का अपघटन कर सके, अपघटन कर सके, ठीक है। इसलिए, ठीक है, इसलिए मैंने बताया भी था, यहाँ क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है, मैं यहां से लिख देता हूं, इसलिए परागकण जीवाश्मों की भांति, की भांति, जीवाश्मों की भांति परागकण जीवाश्मों की भांति, ठीक है, भांति लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, ठीक है। एक बार, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परागकण जीवाश्मों की भांति लंबे समय तक संरक्षित क्यों रहती हैं, तो दो कारण होते हैं इसके कि स्पोरोपोलिन क्या होता है, एक प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है जिस पर जैविक और भौतिक अपघटनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा, जो दूसरा कारण होता है कि अब तक ज्ञात कोई भी एक ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन का क्या कर सके, वैसे अपघटन कर सके। तो मैंने बताया परागकणों के सबसे बाहर की ओर क्या होती है, कांटेदार धारीदार जालिकावत, ठीक है, जनन छिद्रयुक्त एवं असतत संरचना होती है, ठीक है, जो स्पोरोपोलिन से बनी होती है। स्पोरोपोलिन एक क्या होता है वैसे, प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ होता है जिस पर जैविक एवं भौतिक अपघटनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने बताया स्पोरोपोलिन कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकारक बहुलक होता है जिस पर उच्च ताप, सुदृढ़ अम्ल एवं क्षारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब तक ज्ञात कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन का अपघटन कर सके, इसलिए, ठीक है, परागकण जीवाश्मों की भांति क्या रहते हैं वैसे, लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया जनन छिद्र कहाँ पाए जाते हैं वैसे, बाह्य चोल पर पाए जाते हैं। और यदि अपन देखो इसी में आगे बात करते हैं तो क्या होता है वैसे, बाह्य चोल, ठीक है, बाह्य चोल, ठीक है, पराग बाह्य चोल में क्या होते हैं वैसे, छिद्र में संरचना बनती है, छिद्र युक्त संरचना बनती है, युक्त क्या बनती है भाई, संरचना बनती है, ठीक है, बनती है, जिसे क्या कह देते हैं वैसे, ठीक है, जिसे जिसे क्या कहेंगे वैसे, जनन छिद्र, जनन छिद्र, ठीक है,
या इन्हीं को कहेंगे वैसे जर्म पोर। क्या कहते हैं वैसे? जर्म पोर। ठीक है, क्या कहेंगे वैसे? बाह्य छोल में छिद्रयुक्त संरचना बनती है जिसे जर्म पोर या जनन छिद्र कहते हैं भाई। क्या कह देती हैं? जर्म पोर या जनन छिद्र कहते हैं। ये एक बीज पत्री पादपों में, ठीक है, एक बीज पत्री, ठीक है, में केवल, ठीक है, एक बीज पत्री में केवल एक ही क्या होता है वैसे? एक ही जनन छिद्र होता है। ठीक है, एक बीज पत्री में केवल क्या होता है? एक ही जनन छिद्र होता है। ठीक है, कितना होता है वैसे? केवल एक ही जनन छिद्र होता है। ठीक है, एक ही जनन छिद्र होता है, जबकि जबकि क्या होता है वैसे? द्विबीजपत्री पादपों में, ठीक है, इसमें द्विबीज पत्री में जनन छिद्र की संख्या क्या होती है वैसे? जनन छिद्र, ठीक है, जनन छिद्र कितने पाए जाते हैं वैसे? 3। ठीक है, जनन छिद्र कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं वैसे। ठीक है भाई। और इन जनन छिद्रों के द्वारा ही, ठीक है, इन जनन छिद्रों से ही, इन जनन छिद्रों से ही, ठीक है, इन जनन छिद्रों से ही, ठीक है, कायिक कोशिका का केंद्रक, कायिक कोशिका का केंद्रक, कायिक कोशिका का केंद्रक, का केंद्रक, ठीक है, अंतःचोल द्वारा, अंतःचोल द्वारा, ठीक है, अंतःचोल द्वारा, ठीक है, अंतःचोल द्वारा क्या बनाता है वैसे? पराग नलिका बनाता है। क्या बनाता है? पराग नलिका बनाता है। पराग नलिका, ठीक है भाई। इन जनन छिद्रों से ही कायी कोशिका का केंद्रक अंतःचोल द्वारा क्या क्या बनाता है वैसे? पराग नलिका बनाता है। ठीक है, ठीक है भाई। और ये पराग नलिका इन जनन छिद्रों के द्वारा ही कहाँ बढ़ती है वैसे? वर्तिका से होते हुए कहाँ, किसकी ओर बढ़ती है? बीजांड की ओर बढ़ती है। फिर आगे की बात प्रोसेस हो जाती है कि बीजांड में किस संरचना के द्वारा प्रवेश करती है। हालांकि बीजांड में 3 संरचनाएं बनती है, वो आगे की बात है। ठीक है भाई, तो ये तो किसकी बात हो गई वैसे? भैया चोल की बात हो गई। इसके बाद में अपन बात करेंगे वैसे अंतःचोल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे वैसे? अंतःचोल, अंतःचोल, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे वैसे? इंटाइन कहेंगे। क्या कहेंगे वैसे? इंटाइन कहते हैं। अंतःचोल बाह्य चोल के कहाँ होती है वैसे? अंदर की ओर होती है बाह्य चोल। ठीक है, के कहाँ होती है वैसे? बाह्य चोल के अंदर की ओर। ठीक है, बाह्य चोल के कहाँ होती है? अंदर की ओर होती है भाई। ठीक है, अंदर की ओर होती है। और ये क्या होती है वैसे? अत्यंत पतली होती है, अत्यंत अत्यंत पतली, ठीक है, कांटेदार, सॉरी, अत्यंत पतली, ठीक है, एवं सतत होती है। अत्यंत पतली एवं क्या होती है वैसे? सतत संरचना बनाती है, सतत संरचना बनाती है। सतत क्या बनाती है वैसे? संरचना बनाती है। अत्यंत पतली एवं सतत संरचना बनाती है। क्या बनाती है भाई? सतत संरचना बनाती है, जो किससे निर्मित होती है? जो पैक्टिन एवं सेलुलोज से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? पैक्टिन एवं किससे निर्मित होगी? सेलुलोज से निर्मित होगी भाई, सेल्यूलोज। ठीक है, पैक्टिन एवं किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से निर्मित होती है। ठीक है भाई, इसके बाद मैंने बताया आपको किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से निर्मित होती है। इसी के द्वारा किसका निर्माण होता है वैसे? पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, अंतःचोल के द्वारा ही किसका निर्माण होता है भाई? पराग नलिका का निर्माण होता है। इसके बाद मैंने बताया आपको कि परागकण में यहाँ क्या बनती है वैसे? ठीक है, परागकण में क्या बनती है? यहाँ 2 कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती हैं वैसे? 2 कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं कितनी बनती हैं? 2 बनती है। एक तो कौन सी कोशिका? कायिक कोशिका।
ठीक है। एक कौन सी कोशिका होती है? जनन कोशिका होती है। और इस जनन कोशिका में क्या होता है? जनन कोशिका में क्या होता है वैसे? समसूत्री विभाजन। ठीक है भाई। जनन कोशिका, ठीक है, एक क्या होती है? जनन कोशिका होती है। इस जनन कोशिका के केंद्रक में, ठीक है, इस जनन कोशिका के केंद्रक में क्या होता है वैसे? केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री क्या होता है? विभाजन होता है। ठीक है, समसूत्री क्या होता है? विभाजन होता है, जिसके कारण क्या बनते हैं वैसे? दो केंद्रक बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं वैसे? दो नर युग्मक केंद्रक बनते हैं। ठीक है, दो नर युग्मक बनते हैं। ठीक है भाई, मतलब दो कितने बनेंगे वैसे? केंद्रक बनेंगे, जिन्हीं को क्या कहेंगे वैसे? नर युग्मक कहते हैं। तो ये बात की थी अपन ने किसकी? पराकण की संरचना की। ठीक है भाई, जैसे अपन देखें देखो, ये बात की थी अपन ने, देखो पराकण की संरचना की बात की, तो पराकण में क्या होता है? देखो सबसे बाहर की ओर ये क्या होता है? बाह्य चोल होता है, जो स्पोरोपोलिन, मैंने बताया भी था, कांटेदार धारीदार जालिकावत, ठीक है, स्पोरोपोलिन से निर्मित होती है। ठीक है, और ये स्पोरोपोलिन से मैंने बताया था कि ये प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ होता है, जिस पर जैविक एवं भौतिक अपघटनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और अब तक कोई ज्ञात भी एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन का अपघटन कर सके, इसलिए पराकण जीवाश्मों की भांति लंबे समय तक क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। इसके बाद अपन ने किसकी बात की? अंतःचोल की बात की। अंतःचोल के बाद में मैंने बताया कि पराकण में क्या होती है वैसे? दो कोशिकाएं बनती हैं। एक तो कौन सी कोशिका बनती है? जनन कोशिका होती है। और दूसरी कौन सी कोशिका होती है? कायिक कोशिका होती है। कायिक कोशिका केंद्रक पराग नलिका का निर्माण करता है, और पराग नलिका में, पराग नलिका का निर्माण किसके सहायता से करता है वैसे? अंतःचोल की सहायता से करता है। जैसे ही पराग नलिका में ये आगे जाता है, स्वयं स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, जनन कोशिका में क्या के केंद्रक में क्या होता है वैसे? ये इसका क्या होता है वैसे? केंद्रक होता है। ठीक है, इस केंद्रक में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण दो नर युग्मक केंद्रक बनेंगे। ठीक है, दो क्या बनते हैं वैसे? नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, दो केंद्रक बनेंगे, जिनको क्या कहेंगे वैसे? नर युग्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? नर युग्मक बनेंगे भाई। कितने युग्मक बनेंगे? दो नर युग्मक बनेंगे। इसके बाद, ठीक है भाई, दो नर युग्मक बनते हैं। ठीक है भाई, तो जब पराकण एक कोशिकीय अवस्था में होता है, तब कायिक कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं नहीं बनती है। जब पराकण क्या होता है? दो कोशिकीय अवस्था में बनता है, तो इसमें कायिक कोशिका तथा जनन कोशिकाएं बन जाती है। जब पराकण क्या होता है? पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तो इसमें क्या होता है? जैसे आगे जाते हैं, तो जनन कोशिका के केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। नर युग्मक दो नर युग्मक बनाती हैं, जिसके कारण पराकण कौन सी अवस्था में पहुंच जाता है वैसे? तीन कोशिकीय अवस्था में पहुंच जाता है, क्योंकि एक तो होता है वैसे कायिक कोशिकीय का, कायिक कोशिका केंद्रक होता है, और दो क्या होते हैं वैसे? नर युग्मक केंद्रक होते हैं। तो इसके कारण पराकण क्या हो जाते हैं वैसे? तीन कोशिकीय अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है भाई, इसके बाद जैसे अपन आगे चलते हैं, ठीक है, तो थोड़ा एक दो क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है, मैंने कहा कि जो कल टॉपिक पढ़ा था, एक लघु बीजाणु चतुष्क होता है। लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा। लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है, लघु बीजाणु चतुष्क की सूत्र गुणिता कितनी होती है? सूत्र गुणिता, क्योंकि मैं पराकण की बात करूंगा, इसलिए मैंने लघु बीजाणु चतुष्क की बात भी कर ली। वैसे सूत्र गुणिता, ठीक है, कितनी होती है? अपन को किसकी सूत्र गुणिता लिखनी है? लघु बीजाणु चतुष्क की सूत्र गुणिता लिखनी है। तो आंसर में याद रखना क्या होता है? लघु बीजाणु चतुष्क कौन सी सूत्र गुणिता में होता है? अगुणित। ठीक है, कौन सी सूत्र गुणिता में होता है वैसे? अगुणित सूत्र गुणिता में होता है। ठीक है, यदि अपन परागकण की बात करते हैं, परागकण, ठीक है, परागकण या इनको ही क्या कहेंगे वैसे? लघु बीजाणु या परागकण कहेंगे। ठीक है, लघु बीजाणु भी कह देंगे। तो लघु, बात वही है कि परागकण या लघु बीजाणु, ठीक है, कि सूत्र गुणिता, ठीक है, कि सूत्र गुणिता कितनी होती है भाई? ठीक है भाई, सूत्र गुणिता, ठीक है, ठीक है भाई, अपन को बतानी है। तो परागकण की जो सूत्र गुणिता होती है, वो भी क्या होती है? अगुणित होती है। ठीक है, क्या होती है वैसे? अगुणित होती है भाई। ठीक है, क्या होती है? अगुणित होती है। ठीक है भाई, इसके बाद जैसे अपन परागकणों में आगे चलते हैं, तो एक टॉपिक आता है वैसे, पराग एलर्जी। ठीक है, क्या आता है वैसे? पराग एलर्जी आता है। ठीक है,
तो पराग एलर्जी में क्या होता है कि भारत में आयातित गेहूं की फसल, ठीक है, पार्थेनियम पादप, ठीक है, पार्थेनियम पादप बोल दो, ठीक है, गाजर घास बोल दो, कांग्रेस घास के परागकण होते हैं। मानव में क्या करते हैं वैसे, एलर्जी रोग उत्पन्न करती हैं। ठीक है, मानव में कौन से रोग उत्पन्न करती हैं वैसे, एलर्जी रोग उत्पन्न करती हैं कि पार्थेनियम पादप, पार्थेनियम पादप, ठीक है, एक होता है चीनोपोडियम, चीनोपोडियम, ठीक है, चीनोपोडियम के परागकण, के परागकण मानव में क्या करते हैं वैसे, एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। इसी को क्या कह देंगे अपन, पराग एलर्जी कहते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा कि भारत में आयातित, भारत में आयातित, भारत में, ठीक है, भारत में आयातित गेहूं की फसल के साथ, गेहूं की फसल के साथ गेहूं की फसल के साथ आने वाले पार्थेनियम, आने वाले पार्थेनियम पादप, या इसी को कहेंगे कांग्रेस घास, ठीक है, या इसी को कहेंगे गाजर घास, गाजर घास के परागकण मानव में, मानव में क्या करते हैं वैसे, एलर्जी रोग उत्पन्न कर देते हैं। एलर्जी रोग मतलब तो श्वसन संबंधी, ठीक है, एलर्जी का मतलब श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, श्वसन संबंधी क्या करते हैं वैसे, रोग उत्पन्न कर देते हैं। श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न कर देते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, एलर्जी रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसे ही क्या कहेंगे अपन, पराग एलर्जी कहते हैं कि पार्थेनियम पादप या चीनोपोडियम पादप के परागकण क्या करती हैं, मानव में एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है भाई, इस एलर्जी का अपन कहेंगे कि श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं, उसी को क्या कह देंगे, पराग एलर्जी कहते हैं। इसके बाद अपन कल बात करेंगे अलग से कि पराग उत्पाद, ठीक है, परागणु विज्ञान, पराग बैंक, ठीक है। इसके साथ जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो स्त्री केसर आएगा, अंडप जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है भाई, तो इनकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। दूसरी बात, जैसे आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि जो भी नई वीडियो है, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी की हो, और यहाँ आपको वैसे 8th क्लास से, 8th क्लास से लेकर आपको बीएससी तक, ठीक है, कि सभी क्लासें उपलब्ध हो रही हैं। ठीक है, और इसमें यदि आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ये चैनल को, ठीक है, बार बार जो भी टॉपिक यदि आपको मतलब कोई भी समस्या होती है या कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट सेशन में जाकर उनका जरूर रेस्पॉन्स दें कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।